हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं डीएसएसबी 2026 के लिए जो हमारे जनरल पेपर के प्रैक्टिस सेट्स की सीरीज चल रही है। उसमें आज हमारा 36वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 35 प्रैक्टिस सेट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आई होप कि आपने सभी प्रैक्टिस सेट्स देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जाकर आप सभी प्रैक्टिस सेट्स को देख लें। जैसा कि आप जानते हैं कि इन प्रैक्टिस सेट्स में हम टोटल 50 क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें पांचों सब्जेक्ट के आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं। रीजनिंग, जीएस, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी, जो कि पांचों के पांचों क्वेश्चन आपके डीएसएसबी के जनरल पेपर में यानी जो फर्स्ट वाला सेक्शन होता है उसमें पूछे जाते हैं। मेन पेपर में आपके टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, यानी हर सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 10 क्वेश्चन ही लेकर चल रहे हैं, जिससे कि पाँचों सब्जेक्ट आपके रिवाइज भी हो जाएँ और वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो। इसलिए हमने यहाँ पर ओनली 50 क्वेश्चन का लक्ष्य रखा है, जिसमें हर सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन को हमने इंक्लूड किया है। चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट सेक्शन पर, जो है हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी का। इसके हमको यहाँ पर 10 क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन जो है आपका ये सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। तो हमने आपको इसको 50-100 के मेथड से बताया था। तो यहाँ पर देखते हैं ऑल शूज़ आर वॉचेस। तो ऑल के केस में हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं वो आपकी 100 और 50 होती है, यानी कि यहाँ पर शूज़ की वैल्यू 100 है और वॉचेज़ की 50 है। सम के केस में वैल्यू जो है वो 50-50 होती है। तो यहाँ पर भी सम है, तो यहाँ पर आप भी 50-50 हो जाएगी। यहाँ पर कंक्लूजन की अगर बात करें तो दोनों आपके सम है, यानी कि दोनों ही आपके 50-50 यहाँ पर हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखना है कि कौन सा फॉलो करता है, कौन सा फॉलो नहीं करता है। तो पहला जो कंक्लूजन है वो वॉच और टाई है। वॉच और टाई जिसमें आपको दिख रहा है, देखिए वॉच तो आपका फर्स्ट में है और टाई आपका सेकंड में है। कॉमन वर्ड आपका शूज़ है। हमने एक बात आपको बताई थी कि अगर कॉमन वर्ड की वैल्यू 50-50 आ जाए, कॉमन वर्ड की वैल्यू 50-50 आ जाए तो कॉमन वर्ड के अलावा जितने भी वर्ड्स होंगे उनमें कोई भी कंक्लूजन आपका नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि शूज़ पहले वाले में आपका 100 है और दूसरे वाले में क्या है 50 है। तो यहाँ पर देखिए कम से कम एक हमें 100 मिल गया है, तो यहाँ पर हमारा कंक्लूजन बन जाएगा। तो कंक्लूजन कैसे बनेगा, देखिए ऑल से हम ऑल का 100 है तो 100 से 50 पर जा सकते हैं, 50 से 50 पर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहला वाला जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वॉचेज़ का यहाँ पर 50 है, टाई 50 है, यहाँ पर देखिए टाई 50 है और वॉचेज़ भी आपका 50 है। तो फर्स्ट वाला कंक्लूजन आपका सही होगा। अब सेकंड वाले की बात करते हैं। तो सेकंड में देखिए हमारे क्या क्या वर्ड्स आए हैं। सेकंड में है हमारा सम शूज़ आर ब्रेसलेट। कुछ जूते जो हैं वो कंगन हैं। तो शू और ब्रेसलेट आपके कहाँ-कहाँ से हम लेंगे, तो देखिए सेकंड और थर्ड से अगर हम लें तो यहाँ पर आपका शू है और यहाँ पर आपका ब्रेसलेट है। कॉमन वर्ड क्या है आपका टाई है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो कॉमन वर्ड में टाई की वैल्यू यहाँ पर क्या है 50 है और नीचे भी क्या है इसकी वैल्यू 50 है। तो जब हमने बताया था कि अगर कॉमन वर्ड की वैल्यू आपकी दोनों 50 आ जाती है तो कॉमन वर्ड के अलावा जो वर्ड है उनमें कोई भी कंक्लूजन आपका सही नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर शू और ब्रेसलेट में जो आपका कंक्लूजन दिया है वो आपका सही नहीं होगा। इस तरह से क्या हुआ कि हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही कंक्लूजन यहाँ पर फॉलो करेगा। तो एक ही कंक्लूजन यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा। ए प्लस बी का मतलब है ए इज मदर ऑफ बी। तो ठीक है, ये आपके कोड दिए हैं और पूछा क्या है, पूछा ये है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स पी इज द सिस्टर ऑफ जेड्स हस्बैंड, यानी कि पी जेड के पति की बहन है। ये आपको बताना है कि कौन से हमें पता चल रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं पी हैशटैग आर। हैशटैग का मतलब है ए इज डॉटर ऑफ बी, यानी कि पी इज डॉटर ऑफ आर। आर डॉलर एस। तो डॉलर एस का मतलब है कि ए बी का पुत्र है, यानी कि आर इज सन ऑफ एस। ठीक है, और एस प्लस जेड का मतलब है ए प्लस बी का मतलब है ए इज मदर ऑफ बी। तो एस इज मदर ऑफ जेड। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसने कहा कि पति की बहन, तो यहाँ पर तो कोई आपका पति पत्नी का जोड़ा ही नहीं है, तो पहला वाला आपका आंसर हो ही नहीं सकता है। दूसरा वाला देखते हैं पी $V। $V। तो डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब है ए डॉलर के बी का मतलब है ए इज सन ऑफ बी, यानी कि पी इज सन ऑफ वी। ठीक है, पी इज सन ऑफ बी। अब देखिए यहाँ पर ये इसी से क्लियर हो गया है। पी को इसने सन बताया है, सन का मतलब है कि ये मेल है, मेल है। यहाँ पर इसने क्या पूछा है कि पी जो है जेड के पति की बहन है, तो कोई भी मेल जो है वो बहन नहीं हो सकता है। तो सेकेंड वाला भी आपका आंसर नहीं होगा। दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो चुके हैं। अब हम थर्ड वाले को यहाँ पर चेक करते हैं। थर्ड वाला आपका देखिए क्या है, थर्ड वाला है आपका पी परसेंट एस। परसेंट का मतलब है ए बी की बहन है, ए इज सिस्टर ऑफ बी, यानी कि पी इज सिस्टर ऑफ एस। अब एस माइनस वी का मतलब है यहाँ पर देखिए ए इज फादर ऑफ बी, तो एस इज फादर ऑफ वी हो जाएगा। एस इज फादर ऑफ वी और वी हैशटैग जेड का मतलब क्या है कि ए बी की पुत्री है, यानी कि वी जो है वो किसकी पुत्री है, वी इज डॉटर ऑफ जेड। तो जेड की डॉटर है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, देखिए ये इसकी पुत्री है तो इसकी ये क्या हो जाएगा, जेड जो हो जाएगी वो इसकी वाइफ हो जाएगी। ठीक है, जेड क्या हो जाएगी, इसकी वाइफ हो जाएगी, तभी ये इसकी पुत्री होगी। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास पी और जेड का क्या रिलेशन बन रहा है। तो देखिए जेड क्या है, जेड के पति
कि ये क्या है, बहन है। तो यहाँ पर जो हमारा हमसे पूछा था कि पी क्या है, जेड के पति की बहन है, हमें जो रिलेशन है वो यहाँ पर मिल चुका है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ये रहा, क्यू स्टैंड फॉर डिवीजन। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको लिखते हुए चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा आपका 17, 17, मतलब लिखा तो है ही, बस हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिंबल लगा लेते हैं। तो 17, सी का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। 6 का पी का मतलब क्या है, माइनस है। क्यू का मतलब क्या है, डिवीजन है। और ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है आपका यहाँ पर प्लस। सी का मतलब मल्टीप्लिकेशन हमने देखा ही था। तो यहाँ पर अब क्या लगाते हैं हम, बॉड मास। तो बॉड मास में सबसे पहले डिवीजन सॉल्व होगा। तो डिवीजन 339 को 3 से डिवाइड करना है, तो ये कितना आ जाएगा। तो ये देखिए, ये आपका डिवीजन यहाँ पर है, ये आपका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर है, और ये आपका यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो हम इन दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 17 × 102 होता है, ठीक है। पी है बीच में, माइनस है, ये कितना आ जाएगा आपका 339 है, तो ये आपका 113 आ जाएगा। उसके बाद ये बीच में प्लस है, और 19 दूनी 38 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 19 दूनी 38 हो जाएगा। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारा 140 आएगा, और 140 में से 113 हम यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो 27 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर एंड सिक्स नंबर इज रिलेटेड टू द फिफ्थ नंबर। यहाँ पर आपको बताना है कि 4 जिस तरह 22 से रिलेटेड है, 42 जिस तरह 76 से रिलेटेड है, तो बताइए 96 किस से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर हम पैटर्न को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो 4 से 22 कैसे आया, या 42 से 76 कैसे आया। तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा क्या है, जब इस तरह से उल्टे सीधे से नंबर दिए हैं, कोई पैटर्न आपको नजर नहीं आ रहा हो, तो फिर आप नंबर्स को पर्टिकुलरली लेना शुरू करें। देखिए जैसे यहाँ पर टू टू लिखा हुआ है, ये 22 है, इसकी वैल्यू मतलब ये 4 से रिलेटेड है। तो ये कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में या तो प्लस है या तो मल्टीप्लिकेशन है। प्लस करेंगे तो भी 4 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 4 आ रहा है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है आपका 76 है। अगर प्लस करेंगे तो 13 आएगा, लेकिन इक्वल टू में मतलब बराबर में क्या है, 42 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 42 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर 96 दिया हुआ है, तो 96 यानी 9 × 6 करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, आंसर 54 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। दिलीप स्टार्ट ड्राइविंग फ्रॉम पॉइंट ए। अब देखिए ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया है। दिलीप जो है पॉइंट ए से स्टार्ट करता है। हमने मान लिया पॉइंट ए आपका ये रहा, पॉइंट ए से इसने स्टार्ट किया, एंड ड्राइव्स 4 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट। तो वेस्ट में ये 4 किलोमीटर आ गया। उसके बाद इसने लेफ्ट टर्न लिया और 5 किलोमीटर आया, लेफ्ट टर्न लिया और 5 किलोमीटर आ गया। उसके बाद बी पर ये पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है, ये बी पर पहुंच जाता है। अब इसने कहा है कि तुहिन स्टार्ट ड्राइविंग फ्रॉम एक्स। तुहिन जो है वो एक्स से ड्राइव शुरू करता है। एक्स पॉइंट है कहाँ पर, विच इज़ 2 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट ए, जो कि ए से 2 किलोमीटर साउथ में है। तो ए आपका यहाँ पर है, हमने मान लिया। अब देखिए ये जो दूरी थी आपकी 5 किलोमीटर थी, तो हमने दो दो यहाँ पर मान ली, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 2 होगी, तो ये यहाँ से क्या करता है, शुरू करता है। कितना चलता है, तो ही स्टार्ट ड्राइविंग ए फ्रॉम अच्छा पॉइंट ए से, एंड ड्राइव 6 किलोमीटर टुवर्ड द ईस्ट। ईस्ट की तरफ ये 6 किलोमीटर जाता है, यानी कि ईस्ट राइट साइड में ये 6 किलोमीटर जाता है। उसके बाद ही टर्न्स राइट एंड ड्राइव्स 3, 3 जाता है, राइट लेता है और 3 चलता है। अब देखिए यहाँ पर ये पहले ही ये जो गैप है ये आपका 2 का है। इसने कहा ना कि 2 किलोमीटर अवे है, और ये टोटल 5 है। तो नीचे ये अब इसके बिल्कुल सीध में आ जाएगा, ये क्योंकि पहले दो का गैप दे के चला, और अब इसने 3 किलोमीटर की और यात्रा कर ली है, और ये पॉइंट वाई पर पहुंच गया है, पॉइंट वाई पर पहुंच गया है। इसने कहा कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन बी एंड वाई। तो बी पॉइंट आपका ये है, वाई पॉइंट आपका ये है। बस ये जो सीधी डिस्टेंस है ये हमें बतानी है। अभी हमें ये भी पता चल गया कि बी और वाई जो है वो बिल्कुल एक ही लाइन में खड़े हुए हैं। तो देखिए डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। डिस्टेंस निकालने के लिए पहले तो क्या है कि ये 4 किलोमीटर यहाँ तक है, ठीक है। ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये 4 किलोमीटर था, तो यहाँ से यहाँ तक भी ये 4 किलोमीटर हो जाएगा। अब ये यहाँ से यहाँ तक कितना था, 6 किलोमीटर था, तो यहाँ से यहाँ तक भी आपका 6 किलोमीटर हो जाएगा। आंसर आपका 10 किलोमीटर होगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। आपको बताना है इनकरेक्ट लेटर क्लस्टर यहाँ पर कौन सा है। तो इनकरेक्ट बताने के लिए हम क्या करते हैं, हमने पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में देखा था कि हमने जो इनमें कोई पैटर्न देखा था। तो जैसे पी से टी देखते हैं, फिर आप एक्स, फिर बी, फिर एफ। तो ऐसा ना देख करके हमने लास्ट वाले से स्टार्ट किया था, तो हमारा आंसर आ गया था। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो लास्ट वाला लेटर होता है उससे हमारा आंसर जल्दी फाइंड यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर हम लास्ट वाले से ही करते हैं, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर स्टार्टिंग वाले से ही देखेंगे। बी से आता है आपका एफ, तो बी 2 है, एफ 6 है, जे 10 है, एन 14 है, आर 18 है, और यहाँ पर यू क्या है आपका, यू आपका 21 है। तो देखिए आपको बताना है कि इसमें अलग कौन सा है। तो देखिए 2 से 4 6 और 4 10, फिर 14 18 और यहाँ पर 22 आना चाहिए था, यानी कि हमारे यहाँ पर वी होना चाहिए था। तो लास्ट वाला जो है वही आपका हमारा क्या है, मिस्टेक हमको यहाँ पर पता चल गई है। अगर यहाँ पर जे पी वी होता
ठीक है। हालांकि हमें जेपी का भी नहीं पता है जेपी भी ठीक है या नहीं है, लेकिन हमें ये यू का पता लगा कि यू यहाँ पर गलत है, ये यहाँ पर वी होना चाहिए था 4 के डिफरेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि +4 हो रहा है सब में, तो कौन सा वाला आपका गलत हो जाएगा, सेकेंड वाला ही आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि यही आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये रहा, ये आपका क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और आपको इसको करना है। तो देखिए इसने क्या कहा है, 8 पीपल आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज। 8 लोग जो हैं वो 2 पैरेलल रोज में बैठे हुए हैं। पैरेलल मतलब बिल्कुल जो दो दो लाइन जो कभी भी आपस में नहीं मिलती उनको पैरेलल कहते हैं। और इसने ये भी कहा है, जब आप पढ़ेंगे, कि चारों लोग जो हैं वो एक दूसरे के सामने बैठे हैं और सेम गैप पर बैठे हैं। बस ये कहता है कि सच दैट देयर आर इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन, इक्वल डिस्टेंस है सभी के बीच में। इसने कहा कि ए आर एम वाई आर सिटिंग इन रोज 1 फेसिंग साउथ। अब देखिए ये कह रहा है कि ए आर एम और वाई जो है, इसको हमने मान लिया रो 1, क्योंकि ये साउथ में फेस कर रहा है, और ये हमने रो 2 मान ली। इसमें कौन कौन बैठा है, आई एन के एस इसमें बैठे हुए हैं जो आपके नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, तभी तो ये एक दूसरे को फेस करेंगे इस तरह से। ठीक है, अब जो इसने बोला है बस वही करते चलेंगे और अब हमारा आंसर यहाँ पर आएगा। देखिए कैसे। सबसे पहले इसने कहा है, सबसे पहले इसने क्या कहा है कि एस इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ एन। एस जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ एन बैठा है, यानी कि अभी हमें नहीं पता कि एस को कहाँ बैठाना है। ये तो पता है कि एस और एन इसमें आएंगे, लेकिन ये नहीं पता यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनको अभी अलग से लिख लेते हैं। इसने कहा है कि एस जो है वो, मतलब एन जो है वो एस के इमीडिएट राइट में आएगा, यानी कि ये हमारा ये दोनों एक साथ में होंगे, ये हमें पता चल चुका है। अगला क्या है, ओनली 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन आर एंड वाई। आर और वाई के बीच में 2 लोग बैठे हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है और वाई आपका इधर भी हो सकता है, आर आपका यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, ये ऊपर वाली की कहानी है, क्योंकि ए आर एम वाई आपके ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी भी इसको भी नहीं लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी क्या है, 2 पॉसिबिलिटीज हैं। आगे चलते हैं। आगे क्या है, एन इज सिटिंग अपोजिट टू आर। अब इसने कहा है कि एन जो है वो अपोजिट टू आर बैठा है। अब आर हमारा क्या है, आर हमारा एक्सट्रीम पॉइंट पर होगा, यानी कि आर हमारा या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। अगर हम आर को यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, इसने कहा कि आर एन के अपोजिट बैठा है, तो एन आपका यहाँ आएगा। और इसने कहा कि एस जो है वो एन के लेफ्ट में है, तो आपका एस यहाँ पर रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कोई है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ से क्या क्लियर हो गया कि आर हमारा यहाँ पर नहीं आएगा। आर हमारी ये पोजिशन जो है वो आर के लिए एकदम ठीक है। तो हम इसको आर को यहाँ से हटाते हैं, एन को यहाँ से हटाते हैं, तो आर के अपोजिट में आपका एन बैठा है। ये बात हम पहले ही पता कर चुके हैं कि एस जो है वो एन के एकदम बराबर में बैठा हुआ है। अब आर अगर आपका यहाँ पर है तो वाई आपका यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन जो है हमारी पहले ही हमने देख ली है। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, आपकी ऊपर वाली जो कंडीशन है वो हट जाएगी और नीचे वाली कंडीशन आपकी रहेगी। ठीक है, अब क्या कहता है ये आगे, अब इसने कहा है ये देखिए, ओनली 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन आर एंड वाई, हो गया। एन इज सिटिंग अपोजिट आर, एन जो है वो आर के अपोजिट बैठा है, ये बात हमारी यहाँ पर हो चुकी है। द पर्सन सिटिंग अपोजिट एम इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है। ठीक है, जो पर्सन एम के अपोजिट है वो के अपोजिट में बैठा हुआ है, ये बात इसने कही है। ठीक है, तो के लेफ्ट में बैठने का मतलब क्या है कि यहाँ पर देखिए इस रो में सिर्फ 2 ही प्लेसेस हमारे पास खाली हैं, तो के लेफ्ट में बैठने का मतलब है के आपका यहाँ होगा। और एक मिनट, इसने क्या कहा है, इसने कहा कि द पर्सन सिटिंग अपोजिट एम इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के। हाँ, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के यानी कि यहाँ पर बैठा हुआ है। तो ये किसके अपोजिट है, पर्सन सिटिंग अपोजिट टू एम इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के, तो इसका मतलब हो गया एम आपका यहाँ पर होगा। क्यों होगा, क्योंकि एम के अपोजिट जो पर्सन बैठा हुआ, एक मिनट, एम के अपोजिट जो पर्सन बैठा हुआ है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के है। एम के अपोजिट जो पर्सन बैठा हुआ है, इसने कहा है, एक मिनट, द पर्सन सिटिंग अपोजिट एम के सम्मुख बैठा व्यक्ति के बाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है। एम के सम्मुख ये कह रहा है कि के लेफ्ट में, तो यहाँ पर देखिए के लेफ्ट में अगर है तो ये फिर यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि अगली लाइन में इसने कहा है कि आई किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। अगर हम के को यहाँ बैठाते हैं और आई को यहाँ बैठाते हैं तो एक बात तो यहाँ पर सही होती है कि के लेफ्ट में बैठा है, लेकिन अगली बात जो है इसने कही है कि आई जो है वो किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, आई इज़ नॉट सिटिंग एट एनी एंड, तो फिर ये आपकी यहाँ पर गलत हो रही है। तो इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं जो मिस्टेक है वो क्या है, वो क्वेश्चन
के पढ़ने में मिस्टेक ये हो रही है कि ये बाईं ना होकर के ये कहीं न कहीं ये दाएँ होना चाहिए। ये लेफ्ट जो है वो आपका राइट होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, उससे आपका ये एकदम सही हो जाएगा। देखिए कैसे? आपका यहाँ पर के आ जाएगा और यहाँ पर आपका आई आ जाएगा। अब जो सिचुएशन है वो हमारी एकदम यहाँ पर सही हो जाएगी। देखिए कैसे? इसने कहा है कि एम के सामने बैठा हुआ व्यक्ति जो है, के के दाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है, तो ये बात बिल्कुल सही हो गई। अब इसने आगे कह दिया कि आई किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, तो आई छोर पर भी नहीं है, आई आपका यहाँ पर आ गया है। अब इसने कहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प एक दूसरे के सम्मुख बैठे दोनों व्यक्तियों को निरूपित करता है। तो अगर हम ऊपर की बात करें तो ऊपर यहाँ पर कौन बचा है? ए बचा है, ए तो आपका यहाँ आ जाएगा। अब के एम के अपोजिट में क्या है? के है, तो एम के अपोजिट के, ये इसके अकॉर्डिंग ये आंसर यहाँ पर हमने लिख दिया था, जो कि आपका गलत था। तो यहाँ पर वाई के अपोजिट में एन नहीं है, ये भी गलत है। आर के अपोजिट में के नहीं है, ये भी गलत है। एन के अपोजिट में ए नहीं है, ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो एक्चुअल में इस ऑप्शन में एम और आई लिखा हुआ था, ये मैंने चेंज कर दिया था। तो क्योंकि ये बाएँ से पढ़कर मैंने इसको सॉल्व किया और शायद ये लास्ट लाइन पढ़ने रह गई थी, इसलिए ये जो ऑप्शन है वो यहाँ पर चेंज कर दिया गया था। तो ये एम और आई है ऑप्शन में, इसको आप यहाँ पर करेक्ट कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि एम और आई जो है ये एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पर बैठे हुए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो इसको आप करेक्ट कर लेंगे, लेफ्ट ना होकर के क्या है आपका, ये राइट है, बायां ना होकर के ये दायां है। उसके अलावा इसमें क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आए। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। देखिए सीरीज दे रखी है 88, 76, 65, 55 और 46। तो क्या गैप है? 88 से 76 आए तो कितना? -12 हुआ। 76 से 65 आते हैं तो ये -11 हुआ। यहाँ से आए तो -10 हुआ, फिर ये -9 हुआ, अब यहाँ पर -8 होगा। ठीक है, -8 होगा तो ये आपका कितना आ जाएगा? ये आपका 138 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताना है कि ये जो आपके क्लस्टर दिए हुए हैं, इसमें प्रत्येक वोवल को देखिए कह रहा है स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ठीक बाद, यानी कि वोवल में +1 करना है और जो कॉन्सोनेंट है उसमें -1 करना है। तो पूछा है कि ऐसे कितने अक्षर समूह बनेंगे, ऐसे कितने लेटर क्लस्टर बनेंगे जिसमें कोई भी वोवल नहीं होगा, वोवल हमें नहीं चाहिए। इसके लिए हमने आपको क्या बताया था? इसके हमने आपको बताया था BFJPV, ठीक है। ये जिसमें भी होगा, इनमें से कोई भी जिसमें होगा उसमें वोवल आपका आएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट हैं और इनमें अगर आप -1 करते हैं सब में तो आपका AEIOU आ जाएगा, AEIOU आ जाएगा। इसकी आप कोई भी ट्रिक बनाकर इसको याद कर सकते हैं। तो हम देखते हैं क्या किसी में बी है, तो बी आपका देखिए इसमें है और इसमें है। तो बी अगर इसमें है तो इनमें आपके वोवल मतलब आएगा, अगर इसको एक माइनस करेंगे। दूसरा एफ किसी में है तो एफ आपका यहाँ पर किसी में नहीं है। जे भी आपका यहाँ पर जे है तो ये ऑलरेडी कट चुका है बी की वजह से। क्या पी किसी में है? पी नहीं है। और वी किसी में है तो वी भी यहाँ पर किसी में नहीं है। तो आपके ये जो दो हैं, इनमें जब हम वोवल में +1 करेंगे और कॉन्सोनेंट में -1 करेंगे तो इनमें कोई भी वोवल हमारा नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर से ये जो थर्ड वाला है 2 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और रीजनिंग के लास्ट क्वेश्चन पर। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, यहाँ पर कोड लैंग्वेज में दिया हुआ है और आपसे देखिए आंसर पूछा क्या है, आई के लिए कोड पूछा है। अब ऑप्शन पर नज़र दौड़ाएं तो यहाँ पर देखिए इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ दी हुई हैं, यानी कि यहाँ पर हमें पॉसिबिलिटी मिलेगी कि आई का कोड या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। तो देखिए क्या है, टेकन केयर ऑफ का मतलब है GF, इनको मैंने आगे लिख लिया है। ठीक है, आप क्वेश्चन को पॉज करके पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को पढ़ लें। मैं डायरेक्टली इसके सॉल्यूशन पर आगे चलता हूँ। यहाँ पर देखिए हमने इसको लिख लिया है, जितने भी वर्ड थे और जितने इनके कोड थे, इनसे हमें आई का बताना है। आई आपका यहाँ पर है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि इनमें जितने वर्ड हैं उनके कोड हमें मिल जाएँ। तो देखते हैं क्या ही का कहीं पर है, ही कहीं पर है, तो ही आपका देखिए यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है, ही आपका यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इनमें देखिए फर्स्ट और थर्ड को देखते हैं। तो लेफ्ट साइड में आपका क्या है? ही कॉमन है, लेफ्ट साइड में आपका ही कॉमन है। और अगर कोड की बात करें तो कोड में आपका यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है? तो एल के नहीं है, के आई। यहाँ के आई आपको देखिए यहाँ पर कॉमन देखने के लिए मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ही का जो कोड है वो आपका के आई हो जाएगा। अब देखिए देखते हैं कि क्या किसी में यू है, तो यू आपका सेकंड वाले में है, तो सॉरी थर्ड वाले में है। तो सेकंड और थर्ड को हम देखते हैं तो हमें क्या कॉमन दिखता है। अब देखिए एल के नहीं है, डी एफ। यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है आपको? डी एफ यहाँ पर भी है और डी एफ आपका यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि यू का जो कोड है वो आपका क्या हो जाएगा? डी एफ हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए एक तो आई बचा है और दूसरा सैड बचा है। या तो ना तो यहाँ पर आई है, ना ही कहीं पर सैड है। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पर 2 कोड बचे हैं, तो यही दोनों क्या हो जाएंगे? पॉसिबल हो जाएंगे। आई का या तो एल के होगा या तो ओ के होगा। तो आई का क्या क्या हो सकता है? या तो एल के होगा या तो आपका ओ के होगा। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एल के ओ के। तो यहाँ पर देखते हैं एल के ओ के आपका किस में है? एल के ओ के आपका यहाँ पर आ जाता है ऑप्शन नंबर 3, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके यहाँ पर हो चुके हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर, जो है हमारा जनरल अवेयरनेस का, जिसके हमको यहाँ पर 10 क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए,
भारत में मध्य साम्राज्यों की कालानुक्रमिक अवधि क्या है? व्हाट इज द क्रोनोलॉजिकल पीरियड ऑफ मिडल किंगडम इन इंडिया? तो मिडल किंगडम ये कब शुरू होती है? ये आपके यहाँ पर शुरू हुई थी जब मौर्यों का डिक्लाइन हुआ। ठीक है, मौर्य काल जो है जब समाप्त हुआ और सतवाहन जो काल था, सतवाहन वंश जो है वो उनका अराइज हुआ, तब ये स्टार्ट होता है और लगभग लगभग इन्होंने ये 1206 के आसपास आपका खत्म होता है। कब? 1206 ईस्वी के आसपास खत्म हुआ था और लगभग 1500 साल तक ये अब चला था। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 1800 वर्षों तक नहीं चला था। सतवाहन के पतन नहीं, सतवाहन के स्टार्टिंग से ये आपका शुरू हुआ था। यह काल गुप्त पतन के बाद नहीं, ये आपके मौर्य मौर्य पतन के बाद स्टार्ट हुआ था और लगभग 1500 वर्षों से चला था। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य है जो है उनका जो अंतिम शासक था वो कौन था? वृहद्रथ था, जिसकी हत्या आपकी किसने कर दी थी? पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करें। यहाँ पर आपका कथन दिए हुए हैं, तो कथन आपके कौन कौन से सही हैं वो आपको बताना है। अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। ठीक है, क्या कहा है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 343(I)(1) द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ये बिल्कुल बात आपकी सही है, यानी पहला जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर एकदम सही दिया है। दूसरा है आपका अनुच्छेद 348। तो अनुच्छेद 348 जो कहता है वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट हो या फिर आपका हाई कोर्ट हो, उनकी जो भी कार्रवाई होगी, जो भी प्रोसीडिंग्स होगी, वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। ये भी बात आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही है। कहने का मतलब ये है कि दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि कथन 1 और दोनों सही हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है? यहाँ पर लीस्ट लिटरेसी रेट ऑफ यूनियन टेरिटरी के बारे में आपसे पूछा है। तो हाईएस्ट का तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। हाईएस्ट आपका कहाँ पर था? पुदुचेरी में था। ठीक है, और यहाँ पर पूछा है लोएस्ट। अच्छा, हाईएस्ट की बात, अच्छा नहीं, पुदुचेरी हमने आपका जनसंख्या घनत्व बताया था, लिटरेसी रेट नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो लिटरेसी रेट है वो यूनियन टेरिटरीज में किसका सबसे ज़्यादा है, उसके बाद किसका है, यानी सारे हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले जो है आपका देखिए 2011 में जो आपकी सेंसस हुई थी, जनगणना हुई थी, उसके अकॉर्डिंग ये आपका ऑफिशियल डेटा है। तो सबसे पहले नंबर पर आता है आपका लक्षद्वीप। ठीक है, पहले नंबर पर आता है आपका लक्षद्वीप, जिसमें लिटरेसी रेट जो है वो आपका 92.28% है। ठीक है, यानी कि 100 में से लगभग 92.28 लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं। दूसरे की बात करें, दूसरे नंबर पर आपका क्या आता है? दमन एंड दीव, D&D में यहाँ पर लिख रहा हूँ। दमन एंड दीव की जो लिटरेसी रेट है वो है आपकी 87.1%। ठीक है, ये आपका सेकंड नंबर पर आता है। थर्ड पर आता है आपका अंडमान एंड निकोबार। इसकी जो लिटरेसी रेट है वो आपकी 86.63% है। और उसके बाद आता है आपका दिल्ली का जो लिटरेसी रेट है वो 86.21 है। उसके बाद आता है आपका चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ का जो लिटरेसी रेट है वो 86.05% है, दिल्ली से थोड़ा सा ही कम है। यानी अंडमान निकोबार, दिल्ली और चंडीगढ़ का लगभग लगभग आपका सेम ही है। उसके बाद आता है आपका पुदुचेरी। पुदुचेरी की बात करें तो 85.85% लिटरेसी रेट है। ठीक है, और अगर लीस्ट की बात करें तो वो है आपका दादरा एंड नगर हवेली। इसका यहाँ पर कितना है? तो ये आपका 77.24%। ठीक है, तो लीस्ट आपका कौन हो गया? दादरा एंड नगर हवेली। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर हाईएस्ट की बात करता तो आपका लक्षद्वीप यहाँ पर सही आंसर हो जाता। ये है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन अभी 2024 में जो सर्वे हुआ था उसमें कौन टॉप पर आया है? उसमें जो टॉप पर आया था वो आपका लद्दाख आया है। लद्दाख को 100% लिटरेसी रेट माना गया है लद्दाख में। ठीक है, लेकिन 2011 में क्या है, लद्दाख आपका यूनियन टेरिटरी नहीं था, क्योंकि जम्मू कश्मीर आपका एक स्टेट था। अब जम्मू कश्मीर के आपके 2 यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं, एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। लेकिन ऑफिशियल जो डेटा है वो आपका सेंसस 2011 का ही माना जाएगा, इसलिए यहाँ पर हाईएस्ट जो है लिटरेसी रेट वो आपका लद्दाख का ही माना जाएगा। और वैसे भी लद्दाख यहाँ पर ऑप्शन में भी आपका नहीं है, सॉरी, लक्षद्वीप का ही माना जाएगा। जो टॉप है वो आपका लक्षद्वीप ही माना जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थों के खराब होने का कारण बनने वाली प्रतिक्रिया का विशिष्ट नाम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेसिफिक नेम फॉर रिएक्शन दैट लीड टू फूड स्पॉइलेज? जो आपके खाद्य पदार्थ, खाने की चीज़ें जो खराब होती हैं वो किस वजह से होती हैं, इसको आपको बताना है। ठीक है, ये होती है आपकी ऑक्सीकरणीय विकृत गंधिता, यानी ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी की वजह से। ये क्या होता है?
तो ये देखिए क्या होता है, जब फूड में प्रेजेंट फैट एंड ऑयल जो आपका फूड में प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो उससे क्या होता है, एक बड़ी ही अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको फूड स्पॉइलेज ही कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी का आकलन करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन हम पहले भी एक प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, दादा भाई नौरोजी, जिन्हें दी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले अपनी एक जो बुक थी, बुक का नाम क्या था, इनकी बुक का नाम था पॉवर्टी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी आपको याद रखनी है, कई बार ये बुक भी पूछी गई है, ये किसने लिखी थी, तो उस बुक में इन्होंने इसके बारे में लिखा था कि भारत में जो गरीबी रेखा की लाइन है वो कैसे डिसाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, दादा भाई नौरोजी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अर्थव्यवस्था के कारक भुगतान फैक्टर पेमेंट क्या उत्पन्न करती है। व्हाट जनरेट फैक्टर पेमेंट इन द इकोनॉमी। उपभोक्ताओं का अधिशेष सर या फिर कंज्यूमर सरप्लस, उपभोग प्रक्रिया, उत्पादन प्रक्रिया या फिर उत्पादकों का अधिशेष। तो इसने कहा है कि फैक्टर पेमेंट जनरेशन जो है वो क्या करती, मतलब क्या जनरेट करती है, तो वो आपकी जनरेट करती है उत्पादन प्रक्रिया को, प्रोडक्शन प्रोसेस को। क्या कहते हैं कि फैक्टर पेमेंट आर द इनकम अर्नड बाय द ओनर ऑफ द फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड, लेबर या कैपिटल या एंटरप्रेन्योरशिप से, इन रिटर्न फॉर देयर सर्विस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस में जो उनकी सर्विस है उससे जो उनको प्रॉफिट होता है, जो पेमेंट इनकम अर्न होती है, उसको क्या कहा जाता है, आपका फैक्टर पेमेंट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में हिंदू महीने भाद्रपद के 16वें दिन मनाया जाने वाला फूलों का त्यौहार है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्लावर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन 16th डे ऑफ द हिंदू मंथ ऑफ भाद्रपदा इन द किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। दखरैनी, फागुल, फुलाइच या फिर साजो, तो वो है आपका फुलाइच। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दखरैनी की अगर बात करें तो दखरैनी जो फेस्टिवल है ये आपका कब मनाया जाता है, दखरैनी जो फेस्टिवल है वो आपका जुलाई में, यानी कि श्रावण महीने में, हिंदू महीना जो होता है श्रावण, उसमें मनाया जाता है। फागुन की बात करें तो ये आपका फाल्गुन जो अंतिम महीना होता है हिंदू कैलेंडर का के हिसाब से, फाल्गुन में ये मनाया जाता है, यानी कि फरवरी मार्च के आसपास। और साजो की अगर बात करें तो ये आपका जनवरी में मनाया जाता है। कब, जनवरी में। तो फुलाइच जो होगा वो आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, ये भाद्रपद के 16वें दिन मनाया जाता है, यानी कि इसको एंड ऑफ रेनी सीजन मान लिया जाता है, और यहाँ से जो फूलों के खिलने की शुरुआत होती है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, ग्रेगोरियन कैलेंडर के किन महीनों में शारदा ऋतु आती है। द शारदा सीजन कम्स इन विच मंथ ऑफ द ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर कौन सा होता है, जो कैलेंडर हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, जिनमें आपके 30 और 31 दिन होते हैं। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से लेकर आपके दिसंबर तक जो चलता है, 30-31 दिन, और फरवरी में 28 या 29 दिन, ये जो कैलेंडर है ये आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। तो इस कैलेंडर के हिसाब से जो शारदा ऋतु है वो किस महीने में आती है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो शारदा ऋतु है, जिसको आप इंग्लिश में ऑटोमन सीजन भी कहते हैं, वो आपका कब आता है, वो आता है आपका सितंबर से लेकर और नवंबर। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मार्च, और देखिए यहाँ पर बात करें अगर मार्च और अप्रैल की, मार्च से अप्रैल में आपका क्या, बसंत और ग्रीष्म ऋतु आते हैं। कौन से, बसंत और गर्मी आ जाती है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु जिसे कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जुलाई से अगस्त तक, जुलाई से अगस्त तक की अगर हम बात करें तो ये आपका वर्षा यानी मानसून वाला सीज़न रहता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें दिसंबर से लेकर और फरवरी तक, यानी जनवरी फरवरी, इसमें भी इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी क्या आती है, यहाँ पर आपकी हेमंत और शिशिर किसे कहते हैं, आपका जो विंटर सीजन होता है उसको कहते हैं। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा था शारदा ऋतु, तो आपकी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन 2024 में 350 T20 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने। तो ये बने थे आपके युजवेंद्र चहल। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, केरल द्वारा
शुरू किए गए भारत के पहले सरकारी समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो उसका नाम था आपका केरल। केरल वाला जो था वो था आपका सी स्पेस। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आपके यहाँ पर जीएस के भी 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं अपने मैथमेटिक्स वाले सेक्शन पर, जिसके हमको यहाँ पर 10 क्वेश्चन करने हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इन ए 700 मीटर रेस द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ टू पार्टिसिपेंट ए एंड बी वाज 6:7। इफ ए हैड a head start of 220 मीटर over B, then by what distance did A win the race? इसने कहा कि 700 मीटर की एक दौड़ में ए और बी की जो स्पीड है उसका अनुपात जो है, स्पीड का अनुपात क्या है, ए और बी का 6:7 है। इसने कहा है कि जो ए था, इसने कहा है कि ए को बी से 200 मीटर की बढ़त मिली हुई थी। यानी कि अगर हमने माना कि अगर ये पूरा का पूरा 700 मीटर है, तो मान लीजिए आपका 220 मीटर यहाँ तक आया, यानी कि ए को बढ़त मिली हुई थी, बी यहाँ से स्टार्ट करेगा और ए ऑलरेडी 220 मीटर आगे से यहाँ पर स्टार्ट करेगा। ठीक है, 220 मीटर। तो अब ये कितनी ए के लिए है, ये कितनी बची हुई है, तो 700 में से 220 अगर हम यहाँ पर घटा देंगे तो ये आपकी 580, यानी कि ए को तय करनी है 580 और बी को पूरी तय करनी है 700 मीटर। तो इसने पूछा था कि यदि ए को बी से 200 मीटर की बढ़त मिली हुई थी तो ए ने दौड़ को कितने अंतर से जीता। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? अब देखिए हमें निकालना क्या है, पहले हम देखते हैं कि जो ए है, जो हमारा ए है वो यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम में पहुँचा। ठीक है, पहले इसका टाइम निकाल लेंगे और टाइम निकालने के बाद हम देख लेंगे कि उतने ही टाइम में बी ने कितना डिस्टेंस जो है वो तय की, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो फिर उसको हम यहाँ पर देख लेंगे कि 700 में से वो डिस्टेंस जो बी ने ट्रैवल किया था वो कितना कम था, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें अंतर निकालना है। बी जब यहाँ तक पहुँचेगा तो सॉरी ए जब यहाँ तक पहुँच जाएगा तो बी कहीं ना कहीं बीच में ही होगा, बी कहीं ना कहीं आपका बीच में होगा। तो वो पता लगाना है कि जब जिस टाइम में ए ने इसको कंप्लीट किया तो बी कहाँ तक पहुँचा था, बस ये चीज़ हमको बतानी है और यही आपको यहाँ पर समझनी थी। तो सबसे पहले हम टाइम निकाल लेते हैं किसका, बी का। तो ए का हम यहाँ पर टाइम निकाल लेते हैं कि ए की जो स्पीड है वो यहाँ पर 6 है। हमने मान ली 6x उसकी स्पीड है और डिस्टेंस जो है वो इसकी कितनी हो जाएगी, वो आपकी 580 नहीं, आपकी 480 होगी। ये कितनी होगी, डिस्टेंस आपकी 480 होगी। तो डिस्टेंस उसकी कितनी थी, डिस्टेंस थी 480 और उसने 6x की स्पीड से उसको क्या किया, कवर किया। तो ये कितनी आ गई, 6×8 = 48, यानी 80 डिवाइडेड बाई x। इतना टाइम उसको लगा किसको, ए को, पूरा डिस्टेंस कवर करने में। अब इतने ही टाइम तक बी दौड़ा होगा, क्योंकि जब भाई ए ने 700 मीटर की दौड़ कंप्लीट कर ली तो बी भी वहीं पर रुक जाएगा और जैसे कैलकुलेट हो सकेगा कि ए से बी कितना पीछे रहा। तो ये टाइम है किसका, बी का। तो ए भी आपका जो है, सॉरी ये टाइम है ए का, तो बी भी इतने ही टाइम तक दौड़ेगा। तो इतने टाइम तक दौड़ने के लिए हमारे पास क्या है, ये टाइम क्यों है, क्योंकि हमारे डिस्टेंस अपॉन क्या है, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। अब हम निकालेंगे यहाँ पर क्या, अब हम यहाँ पर बी की डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अगर हम यहाँ पर निकालना चाहेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टाइम इंटू स्पीड हो जाएगा। तो स्पीड जो बी की है, ये हम बी की बात कर रहे हैं, बी की स्पीड हम 7x मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 7 है, और टाइम जो है वो 80/x हमें यहाँ पर दिया ही हुआ है। तो टाइम हो जाएगा 80/x, x से x यहाँ पर कट जाएगा, 7×8 = 56, यानी कि 560 मीटर जो है वो यहाँ पर चलेगा। कौन, बी जो है वो इतने टाइम में, जितने टाइम में ए ने ये कवर किया उतने ही टाइम में बी 560 मीटर की दूरी तय करेगा। अब ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर टोटल 700 मीटर ए कवर कर चुका है, लेकिन बी आपका सिर्फ 560 ही कवर कर पाया। तो 700 में से इसको हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो ए मतलब बी जो है वो इतना पीछे यहाँ पर रह जाएगा। तो 700 में से जब आप 560 माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा, 140 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ए ने जो रेस जीती वो 140 मीटर से जीती। था कितना, 200 मीटर, 220 मीटर आगे था, लेकिन 140 से जीत पाया क्योंकि बी की जो स्पीड है वो इससे ज़्यादा थी। चलते हैं, क्वेश्चन आपका आंसर थर्ड वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलिए। दिए गए बार ग्राफ का अध्ययन करना है और सभी 4 वर्षों में बाजरा और मूंगफली के औसत लाभ का अनुपात हमें बताना है। ठीक है, औसत। तो पहले क्या है, रेड में क्या है आपका मूंगफली दिया है और ब्लू में आपका बाजरा दिया है। तो इनको सबको जोड़ लेते हैं यहाँ पर, 6000, 5500, 5000 और 4000। तो 6 और 4 10, 10 और 10 20, 20,500। मूंगफली का क्या आ जाएगा, तो इसने पहले क्या है, प्रॉफिट ऑफ बाजरा 2। अच्छा, पहले बाजरा का लेना है और बाद में हमें किसका लेना है, मूंगफली का। तो जो आपका हमने मूंगफली का जोड़ा है वो कितना आया हमारा, 20,500 आया। ठीक है, बाजरे का अगर देखें तो 5 4 9, ठीक है, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15,500 आएगा। इतना 15,500।
और अगर औसत लें तो औसत हमें, क्योंकि 4 है, 1 2 3 4 है, तो डिवाइडेड बाय 4 करना होगा। अब रेशो क्योंकि हम ले रहे हैं तो रेशो में ये आपका कट जाएगा, 0 से 0 आपकी दोनों कट जाएगी। अब इसको हम यहाँ पर 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 31/41 आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ए अकेले काम को 10 दिनों में कर सकता है। वह अकेले काम शुरू करता है लेकिन 4 दिनों के बाद काम को छोड़ देता है। 5वें दिन से बी अकेले 9 दिनों तक काम करके शेष कार्य को पूरा कर देता है। यदि ए और बी एक साथ मिलकर काम करते तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगता? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझना है, बाकी कुछ भी नहीं है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ठीक है। वो जो है 4 दिन तक अकेला काम करता है, 4 दिन तक अकेला काम करता है और 5वें दिन से बी काम स्टार्ट करता है और 9 दिनों में उस काम को कंप्लीट कर देता है, बचे हुए काम को। ये कह रहा है कि अगर दोनों ए और बी एक साथ काम करेंगे तो उनको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, पहले आप इसको समझिए। समझना क्या है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा था, ठीक है। कितने दिन में कर रहा था? 10 दिन में कर रहा था ए। इसने कहा कि ए ने सिर्फ 4 दिन काम किया, ए ने 4 दिन काम किया, तो इसका कितने दिन का काम बचा? 6 दिन का काम बचा ए का। अब ये कह रहा है कि बचे हुए काम को, जो ए का 6 दिन का काम था, बी ने उसको 9 दिन में कंप्लीट किया। यानी कि ए का 6 दिन का काम किसके बराबर हो गया? बी के 9 दिन के काम के बराबर हो गया। तो यहाँ से हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे और यही इसमें जो ट्रिकी पॉइंट था वो यही था कि ए के 6 दिन के काम को बी ने 9 दिन में किया है और इससे हम रेशो निकाल लेंगे इनकी एफिशिएंसी का और आंसर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर ए और बी का रेशो आपको कितना आ जाएगा? 9/6 यानी कि 3/2। ए और बी का जो रेशो है, ए और बी की जो एफिशिएंसी है वो आपके यहाँ पर कितनी आ गई? 3:2 आ जाती है। यानी ए की जो एफिशिएंसी वो 3 है और बी की एफिशिएंसी आपकी यहाँ पर कितनी आ गई? बी की एफिशिएंसी आपके यहाँ पर 2 आ जाती है। अब यहाँ पर हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? इसने कहा था कि ए काम को 10 दिन में पूरा करता है, ए की एफिशिएंसी 3 है, 10 दिन में पूरा करता है, तो 10 × 3 यानी कि टोटल जो काम है हमारा यहाँ पर 30 यूनिट है, ठीक है। टोटल काम 30 यूनिट है और इसने पूछा है ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो ए और बी दोनों कंबाइंडली जो इनकी हम एफिशिएंसी देखें तो आपकी 5 हो जाती है। तो दोनों मिलकर 5 काम एक दिन में करेंगे तो 5 छक 30, 6 दिन में काम जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, यदि पी एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य यानी प्राइम नंबर है, सच दैट 2p-1 इज अ स्क्वायर नंबर, 2p-1 एक स्क्वायर नंबर है, तो बताइए पी की वैल्यू इनमें से क्या होगी? 31, 59, 61 और 71 में से पी की वैल्यू क्या हो सकती है? तो यहाँ पर देखिए, इसमें पी की वैल्यू रख रख के देख लेंगे और आंसर हमारा यहाँ पर क्या है? आ जाएगा। अगर देखिए हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं 31, तो 31 दूनी 62, 62 में से 1 गया 61, हमारा कोई भी स्क्वायर नंबर नहीं होता है। अगर हम रखें 59, तो ये 60 दूनी 120 यानी 118, 118 में से 1 कम करेंगे तो 117 भी हमारा कोई भी स्क्वायर नंबर नहीं है। तो ना तो 31 ना तो 59, 61 की बात करें तो 61 दूनी होता है हमारा 122, 122 में से 1 कम करेंगे 121, जो कि हमारा 11 का स्क्वायर होता है। यही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 61 बिल्कुल सही होगा। आगे हम चेक नहीं करेंगे। क्यों चेक नहीं करेंगे? क्योंकि इसने पी का सबसे छोटा मान कहा है। अगर हम 71 ट्राई भी करें तो वो 71 आपका 61 से बड़ा हो जाता है, इसलिए हम इसको ट्राई भी नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। यदि 13 संख्याओं का औसत 7 है, प्रत्येक संख्या में 6 से गुणा किया जाए तो औसत में भी 6 की गुणा हो जाती है, हम सभी जानते हैं। तो एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 7 है, सब में 6 की मल्टीप्लाई की तो औसत में भी 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऑप्शन आंसर जो है वो आपका 42 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, अलका का मासिक वेतन भावना से 25% ज़्यादा है और भावना का मासिक वेतन चंपा से 8% ज़्यादा है। यदि चंपा का मासिक वेतन इतना है तो अलका का मासिक वेतन क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चाहे तो आप इसको 100 या 1000 मान के कर सकते हैं या फिर आप इसको परसेंट से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे परसेंट से, एक बार देख लेते हैं। पहले अलका और भावना की बात करते हैं। कि अलका का जो मासिक वेतन है वो 25% ज़्यादा है। कितना? 25%। 25% की वैल्यू क्या होती है? 1/4 होती है, ठीक है। भावना से ज़्यादा है। देखिए तो इसका मतलब क्या है, जो मेन वैल्यू है वो 4 है और एक क्या है, ये इसकी बढ़ी हुई वैल्यू है। यानी कि अलका क्या ज़्यादा है, तो अलका और भावना का हम यहाँ पर रेशो निकाल लेंगे। अलका की अगर 4 है तो भावना की 5 है, ठीक है। अलका का अगर 4 है तो भावना का 5 है, ठीक है। एक रेशो हमारे पास ये आ चुका है। दूसरा इसने कहा कि भावना का जो मासिक वेतन है, भावना की जो मंथली सैलरी है, भावनाज मंथली सैलरी इज 8% मोर देन दी चंपाज। तो भावना की कितनी है? 8%, यानी 8/100, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और ये 25, ठीक है। तो मेन वैल्यू आपकी 25 है और 2 आपकी क्या है, ये बढ़ी हुई वैल्यू है। जिसने कहा कि भावना की वैल्यू ज़्यादा है चंपा से, तो भावना तो चंपा की अगर क्या है 25 है, चंपा की अगर 25 है तो भावना की 27 है। इसी तरह देखिए ऊपर भी हमने यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी है। इसने कहा कि अलका का मासिक वेतन, अलका की जो सैलरी है वो भावना से ज़्यादा है, तो रेशो भी ज़्यादा होगा, यानी कि ये हमने उल्टा लिखा है। यहाँ पर क्या आएगा कि भावना की अगर क्या है 4 है तो अलका की 5 होगी, ठीक है। ये यहाँ पर रेशो होगा। अलका की अगर 4 है
तो भावना की जो सैलरी है मंथली वो 5 होगी। अब यहाँ पर ABC का कंबाइंड रेशो निकाल लेते हैं। ABC हम जानते ही हैं, AB का हो जाएगा 5 और 4, B और C का हो जाएगा 27 और 25। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 27, तो 27 पंजे यहाँ पर कितना 27, तो 27 की 5 में हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा आपका 135, ये आएगा आपका 27 चौके 27 दूनी 54, 108 आएगा, और ये 25 चौके आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, इसने कहा है कि अगर चंपा की सैलरी 15,000 रुपये है, यानी कि रेशो में हमारे पास वैल्यू है 100 की वैल्यू इसने कितनी दी है, 15,000 दी है, 15,000। तो इसने कहा है कि अलका की सैलरी बताइए, तो अलका की रेशो में वैल्यू कितनी है, 135 है। अलका की रेशो में वैल्यू 135 है, तो हमें 135 की वैल्यू निकालनी है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो ये 1 की वैल्यू आ गई। 135 के लिए 135 में 15 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा 15 पंजे 75। ठीक है, 7 आया, 15 थी 45, 45 और 7 आता है आपका 52, और 15 एकम 15 और 5 20, 20 25 0, 20,250 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अलका की सैलरी आपकी 20,250 है। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। A, B और C ने संयुक्त रूप से 11.9 लाख, 13.6 लाख एंड 8.5 लाख जो है वो इन्वेस्ट किया था बिजनेस में। इसने कहा कि प्रॉफिट अर्न बाय देम इन द बिजनेस एट द एंड ऑफ 3 ईयर वाज 30 लाख। ठीक है, 3 साल के बाद यानी कि किसी ने बीच में पैसा नहीं निकाला, 3 साल तक सब कुछ चलता रहा, तो हमें यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस ABC का जिस रेशो में उन्होंने इन्वेस्ट किया था उसी रेशो में उनको प्रॉफिट मिलेगा। तो 11.9, दूसरे ने किया था 13.6, और तीसरे ने किया था 8.5। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट सारे कट जाएंगे क्योंकि एक के बाद ही सब में पॉइंट है। अब यहाँ पर इसको और भी अगर कटता है तो काटते हैं, ये आपका 17 से कट जाएगा। ठीक है, 17 पंजे 85, 17 सत्ते 119 और 17 अट्ठे 136। ठीक है, देखिए मैंने बचपन में जो टेबल्स हैं, पहाड़ हैं, वो हिंदी में याद किए हैं, इसलिए हिंदी में ही मैं यहाँ पर कर पाता हूँ। इंग्लिश में भी कर सकता हूँ लेकिन उसमें आपका टाइम लगेगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपने अगर इंग्लिश में पढ़ा है तो आप इंग्लिश में इनको करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसने कहा है क्या कि 30 लाख किसका प्रॉफिट अर्न बाय देम इज 30 लाख, टोटल जो प्रॉफिट है वो 30 लाख है। बी के शेयर का हाफ क्या होगा, इसने ये पूछा है। बी क्या आपका 8 है, 8 है, टोटल कितना है 8 7 15 और 5 20, टोटल 20 है। ठीक है, और वैसे है कितना, तो आपका ये 30 लाख है। लेकिन हमें पूरा नहीं बताना है, हमें बताना है इसका भी आधा, हाफ की बात इसने करी है। तो 0 से आपका 0 कटा, 2 दूनी 4 दूनी 8 बचा, 2 तिया 6, तो 6 लाख आपका यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। 6 लाख, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी वस्तु को 2,000 में बेचा जाता है और उस पर हुई अर्जित लाभ उसी वस्तु को 400 रुपये में बेचने हुई हानि का 3 गुना है। 50% लाभ कमाने के लिए उसका SP ज्ञात करना है। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 2,000 एंड प्रॉफिट अर्नड ऑन इट। इस पर जितना प्रॉफिट होता है वो 3 गुना है जितना 400 रुपये में बेचने पर उसको लॉस होता है। तो बताइए कि 50% प्रॉफिट कमाने के लिए उसे कितने SP पर उसे बेचना होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी भी कुछ नहीं है, बस जैसे जैसे उसने बोला है ऐसे ही करते हुए चलेंगे। हम यहाँ पर मान लेते हैं क्या, CP मान लेते हैं इसका X, CP हमने इसका X मान लिया। ठीक है, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस को आपको X मान कर करना पड़ेगा। अब देखिए CP अगर X है तो इसने कहा कि 2,000 में जब बेचा तो उसको कुछ लाभ हुआ, इसका मतलब है कि X से ज़्यादा होगा उसका, मतलब 2,000 से कम उसका CP होगा तभी उसका लाभ हुआ। तो जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा, 2,000 में से हम जब X को माइनस करेंगे तो वो हमारा प्रॉफिट होगा। लॉस की बात करें तो जो हमारा CP है वो 400 से ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि X माइनस 400। अब इसने कहा है कि प्रॉफिट जो है वो इस पर लाभ का 3 गुना है, तो 2,000 माइनस X जो है वो 3 गुना है X माइनस 400 का। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या है, यहाँ पर CP आ जाएगा, और फिर CP पर हम CP से SP इजीली निकाल सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 2,000 माइनस X इज इक्वल टू 3X माइनस 1200। 1200 को इधर लाएंगे आ जाएगा आपका 3200, X को इधर लाएंगे आ जाएगा आपका 4X, तो 4 अट्ठे 32, X की वैल्यू आपकी 800 आ गई। यानी CP जो है वो आपको कितना आ गया, 800 आ गया। इसने कहा कि 50% लाभ कमाने के लिए उसे कितने पर बेचना होगा। तो देखिए CP आपका 800 है। ठीक है, ये कितने की वैल्यू है, आपकी 100% की वैल्यू है, लेकिन हमें 50% लाभ कमाना है तो हमें 150 की वैल्यू निकालनी होगी। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 अट्ठे 120, यानी कि 12,000 रुपये में उसको बेचना होगा, सॉरी 1,200 रुपये में उसको बेचना होगा। 15 अट्ठे 120, हाँ 1,200 रुपये में। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, वीरेंद्र ने एक वस्तु 318 में खरीदी, उसे रूपाली को 12% की हानि पर बेच दिया। इस राशि से वीरेंद्र ने एक और वस्तु खरीदी, उसे 50% के लाभ पर बेच दिया। वीरेंद्र को कुल कितना लाभ हुआ। वीरेंद्र बॉट एन आर्टिकल एट 318 एंड सोल्ड इट टू रूपाली एट 12% लॉस। करते हुए चलते हैं, 318 रुपये में उसने कोई चीज़ खरीदी थी और उसे 12% के लॉस पर बेच दिया। ठीक है, 12% के लॉस पर बेचने का क्या मतलब है,
अच्छा एक मिनट देखते हैं कि क्वेश्चन में कहा क्या है। हाँ ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन पहले हम इसका ईजी वे देखते हैं। तो पहले इसने क्या किया था, 12% की हानि में उसको बेचा था। उसके बाद इसी राशि से, यानी कि उसी राशि से एक और वस्तु खरीदी और 50% के लाभ पर बेच दिया। तो यहाँ पर ये आपका सिंपल क्वेश्चन बन गया है कि किसी वस्तु पर पहले इतना लाभ कमाता है, फिर उतनी हानि करता है, या इतनी हानि कमाता है उतना लाभ कमाता है, या दो सक्सेसिवली उसको लाभ मिलते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं हम उनको किस किस फॉर्मूले से करते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। तो पहले 12 की हानि हुई तो -12, उसके बाद 50 का लाभ उसने कमाया, उसके बाद प्लस -12 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100। 50 से 2 बार कटा, 2 से 6 बार कटा, तो 50 में से 12 गई, आपका बचेगा 38। और 38 यहाँ पर क्या है, ये फिर माइनस आ जाएगा। 38 माइनस से आपका क्या 32 जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उसे 32% का टोटल प्रॉफिट हुआ था। आप इससे भी इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, ये थोड़ा सा फिर प्रोसेस एक बार देख लीजिए। 318 की कोई वस्तु उसने खरीदी थी, उसने 12% की उसको हानि पर बेचा, यानी कि उसने 88 की बेची थी 100 की। उसके बाद इतने जो पैसे उसे मिले उसकी उसने एक और वस्तु खरीदी और अब इसको उसने 50% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, यानी कि अभी अगर इसकी वैल्यू 100 थी तो अब 150 पर इसने इसको बेचा था। तो 2 जीरो जीरो से यहाँ पर जीरो कट गया। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 318 से वो कितना आगे आएगा, फिर उसका आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा क्या है, लेंदी है, इसको आप ना करें। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं, एक्स प्लस वाई, ये वाला जो होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ठीक है, एक्स हमने यहाँ पर -12 माना है और वाई हमने यहाँ पर +50 माना है। इस तरह से आपका जो आंसर आया है वो कितना आया है, यहाँ पर 32% आया है, 32% आया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और मैथमेटिक्स का लास्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है तो उसका सीपी बताइए। कह रहा है कि एक शॉपकीपर अलाउ करता है 10% का डिस्काउंट एमपी पर, मार्क प्राइस पर। ठीक है, और स्टिल उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये बताइए कि मार्क प्राइस, इफ़ द मार्क प्राइस उसका 800, अगर 800 उसका मार्क प्राइस है तो सीपी क्या होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए मार्क प्राइस कितना था, 800 रुपये था, उसने 10% का क्या दे दिया, डिस्काउंट दिया। तो यानी कि 90 डिवाइडेड बाई 100 होगा, जैसा कि हम आपको पहले से ही बताते आ रहे हैं। क्वेश्चन कैसे थे, ये टोटल 100 की वैल्यू है लेकिन वो 90 की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। इसका मतलब ये है कि इतने रुपए में उसने उस चीज़ को बेचा था, छूट देने के बाद वो इतने की हुई। उसके बाद ये कहता है कि इस पर उसको कितना मिला, इस पर भी उसको 20% का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ। तो सीपी बताइए। यानी कि अब जो ये वैल्यू है, अब ये कितने की वैल्यू है, अब ये वैल्यू 120 की है और हमें वैल्यू कितने की सीपी निकालना है, क्योंकि तो हमें वैल्यू 100 की चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बहुत ईजी ये क्वेश्चन हो गया है। 100 से पूरा 100 यहाँ पर कट जाता है, एक जीरो से आपकी एक जीरो कटी, 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, 4 से 2 बार। ठीक है, तो 600 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। उसका जो सीपी था वो 600 रुपये था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से मैथमेटिक्स के भी 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं अपने इंग्लिश लैंग्वेज वाले सेक्शन पर, जिसके हमको यहाँ पर 10 क्वेश्चंस करने हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 1 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द हाईलाइटेड वर्ड या अंडरलाइन वर्ड। तो इसमें क्या है, हिज हैंड राइटिंग वॉज सो मैसी दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू रीड। इम्पॉसिबल टू रीड को क्या कहते हैं, इनमें से आपको बताना है। इनऑडिबल कहते हैं, इनऑडिबल, ऑडिबल का मतलब होता है वो चीज़ें जिनको हम सुनते हैं, तो इनऑडिबल का मतलब होता है जिनको ना सुना जा सके, यानी कि अनेबल टू हियर, अनेबल टू ये हियर से रिलेटेड होती है। इन का मतलब इनऑडिबल यानी जिसे सुना ना जा सके। इनविजिबल का मतलब होता है जिसे हम देख ना सकें, अनेबल टू सीन, इनेबल टू सीन। ठीक है, इनएडिबल, इनडेलिबल, इनएडिबल नहीं इनडेलिबल। इनडेलिबल का मतलब होता है मेकिंग मार्क्स दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड और फॉरगॉटन, कोई ऐसा मार्क बना देना जिसे ना तो भुलाया जा सके या रिमूव ना किया जा सके। ये एक वर्ड है लास्ट का आपका इलिजिबल। इलिजिबल का मतलब होता है ऐसी राइटिंग या ऐसा कोई पत्र या कोई भी ऐसी चीज़ जिसे पढ़ा ना जा सके, जो इम्पॉसिबल टू रीड हो। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द अंडरलाइन इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन पैराग्राफ। द मेडिटेरेनियन, अच्छा मेडिटेरियन का आपको यहाँ पर सही स्पेलिंग बतानी है। तो इसकी जो सही स्पेलिंग होती है वो क्या होती है, MEDITERRANEAN। ठीक है, मेडिटेरेनियन, तो ये इसकी क्या होती है, सही आपकी स्पेलिंग होती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसका ये क्या है आपका भूमध्य सागर। हिंदी में अगर बोले तो भूमध्य सागर की जो पढ़ते हैं आप वो होता है। तो मेडिटेरेनियन
क्या हो जाएगी, आपकी फर्स्ट वाला ही जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन टैग बताना है, एवरीवन गोज, गोज आ रहा है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है, पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव आएगा, यानी कि पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आपका नहीं आएगा। डजंट इट, डज इट, तो देखिए आपको पॉजिटिव है, ये भी नहीं आएगा। डिड आपका आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर पास्ट की बात नहीं हो रही है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये रहा, सेंटेंसेज ऑफ द पैराग्राफ आर गिवन इन जंबल्ड ऑर्डर, जंबल ऑर्डर में आपको दिया हुआ है सेंटेंसेज, इनको आपको सही ऑर्डर में लगाना है, एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पहला एडिशनली। एडिशनली की बात आ गई है, इसका मतलब पहले किसी के बारे में बात हो चुकी है, तो ये तो यहाँ पर कंफर्म हो गया कि ए से तो आपका क्वेश्चन जो पैराग्राफ है वो स्टार्ट नहीं होगा। देखिए पहला वर्ड पढ़ते ही हमको पता चल गया कि ए से हमारा जो पैराग्राफ है वो स्टार्ट नहीं होगा। अब बचे हमारे 3, बी से स्टार्ट होगा या तो सी से स्टार्ट होगा, डी से भी यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है जो डी से स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो देखते हैं बी क्या है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द यूनिक चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज दैट कम विद ब्रिंगिंग सच स्ट्रक्चर्स अप टू मॉडर्न स्टैंडर्ड्स। तो देखिए ये भी जो बी वाला है ये भी आपको बता रहा है कि कहीं ना कहीं पहले किसी के बारे में बात हो चुकी है, अब इसके बारे में हम आगे बात को बढ़ाया गया है। तीसरा वाला देखते हैं, तो अगर बी से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो रहा है तो फिर डेफिनेटली वो सी से ही होगा। तो देखते हैं सी से क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिवैम्पिंग हिस्टोरिक बिल्डिंग इज कॉम्प्लेक्स एंड डेलिकेट एंड वेयर दैट रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग एंड कंसिडरेशन। यानी प्रोसेस ऑफ रिवैम्पिंग, रिवैम्पिंग का मतलब होता है एक तरह से रेनोवेट करना। जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं वो जैसे जर्जर हो जाती हैं या उनमें कुछ खराबी आ जाती है, तो उनको सही करना जो है वो रिवैम्पिंग करना, वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स और डेलिकेट एंड वेयर दैट रिक्वायर है, उसके लिए केयरफुल प्लानिंग और कंसिडरेशन चाहिए, जिससे कि जो उसकी शेप है, उसका जो इमेज लोगों के मन में उसकी बनी हुई है वो भी ना बिगड़े और हमारा जो काम है वो भी हो जाए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा जो सेंटेंस है वो सी से ही स्टार्ट हो जाएगा, और सी से स्टार्ट होने वाला एकमात्र ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3, वही फिर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे आपको कुछ भी करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। आप देख भी सकते हैं सी के बाद आएगा आपका बी, बी के बाद आपका आएगा डी, और डी के बाद आपका फिर आएगा ए। ठीक है, तो सी से स्टार्ट हो रहा है, ये इसने बता दिया है। ये एक तरह से ये जो पॉइंट है उसका इसने क्या बताया, उसकी इंट्रोड्यूस किया है उसको। उसके बाद बी में क्या बताया, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द यूनिक। अब इसने कहा है कि इसको आगे बढ़ाया, पहली बात को इसने आगे बढ़ाया है। और डी की बात करें, इन मैनी केसेस, अब इसने क्या बताया, इसने एक स्पेसिफिक सिचुएशन बताई। इन मैनी केसेस, बहुत सारी केसेस में क्या होता है, कुछ इसने थोड़ी डिटेल बताई है इसकी। ठीक है, वेरी स्पेसिफिक रेगुलेशन एंड लॉ, कहीं कहीं पर यानी बहुत सारे केसेस में स्पेसिफिक रेगुलेशन और लॉ आपको मानने पड़ते हैं दैट प्रोटेक्ट हिस्टोरिकल इंटीग्रिटी एंड वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू और इंटीग्रिटी को जो बनाए रखे। और एडिशनली, अब ये यहाँ पर इसने क्या बताया है, एडिशनल डिटेल की बात यहाँ पर की है। एडिशनली आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मटेरियल कैन प्रेजेंट एडिशनल चैलेंजेस फॉर रेनोवेशन दैट मे नॉट बी एनकाउंटर्ड इन न्यूअर बिल्डिंग्स। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जो हो जाएगा आपका सी बी डी ए सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव आपको बताना है टू फिल इन द ब्लैंक। एल्विनियाज डांस कोच इज ऑलवेज डैश एंड कंप्लेन अबाउट एवरी लिटिल मिस्टेक शी मेक्स। अच्छा, जो आपकी छोटी छोटी मिस्टेक के बारे में भी कंप्लेन करे वो किस टाइप का हो सकता है। अच्छा, कोच की बात करिए, वो कोच किस टाइप का होगा, फॉर्मल होगा, फॉर्मल तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो फॉर्मल होता है उसका मतलब है जो फुल रूल और कस्टम्स को फॉलो करता है, तो ये तो इसका यहाँ पर कुछ कोई सही सेंस नहीं बना है। फ्रूगल, फ्रूगल की अगर हम यहाँ बात करें तो वो होता है आपका कंजूस, तो कंजूस का यहाँ कोई लेना देना नहीं है इस सेंटेंस से। और जजमेंटल, जी हाँ, जजमेंटल आपका यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा, सही एडजेक्टिव होगा। क्यों, जजमेंटल किसे कहते हैं, वो पर्सन जो आपकी छोटी छोटी मिस्टेक और को पर फोकस करता है। ठीक है, और जो क्रिटिसाइज करता है आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स को, उसको जजमेंटल कहते हैं। तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नॉलेजेबल का यहाँ पर कोई सेंस नहीं है, क्योंकि नॉलेजेबल का मतलब होता है जिसके पास नॉलेज हो, तो नॉलेजेबल आपका यहाँ पर नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 3 एकदम यहाँ पर सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, चूज दी एंटोनिम ऑफ वर्ड अवर्टेड। अवर्टेड का मतलब आपको बताना है। ठीक है, हिड, हिड देखिए आपकी हाइड की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि अवर्ट की भी यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, तो हाइड की भी सेकंड फॉर्म है। ये ब्लॉक्ड है, ये अवॉइडेड है, और ये आपकी टर्न टू वर्ड्स है। अवर्ट का मतलब क्या होता है, अवर्ट का मतलब होता है टर्न अवे और अवॉइड, किसी को अवॉइड करना या टर्न अवे। ठीक है, दूर दूर चले जाना। तो यहाँ पर जो इसका एंटोनिम पूछा है, तो हाइड का मतलब तो होता है छिपना, ब्लॉक का मतलब भी किसी का मतलब रास्ता रोकना भी कह सकते हैं, ब्लॉक कर देना। अवॉइड, अवॉइड तो इसका क्या है, सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, हमसे एंटोनिम पूछा है तो एक मात्र ऑप्शन बचा है टर्न टुवर्ड। अवॉइड का मतलब होता है टर्न अवे, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा टर्न टुवर्ड्स। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इफ नो, अच्छा, इफ नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट।
शी हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 5 years। ठीक है, फॉर आएगा सिंस की जगह, फ्रॉम आएगा, बाई आएगा, या कुछ भी नहीं आएगा, सिंस यहाँ पर ठीक है। तो देखिए क्या है, 5 years की बात हो रही है। 5 years एक क्या है, तो आपको समझना होगा 5 years आपका पॉइंट ऑफ टाइम है या फिर पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, तो 5 ईयर की इसने सिर्फ बात की है, इसने ये नहीं बताया कि कौन से 5 ईयर, 2000 से लेकर 2005 वाले 5 ईयर, 1900 से लेकर 1905 वाले 5 ईयर्स, या 2015 से लेकर 2020 वाले 5 ईयर, या 2020 से लेकर 2025 वाले 5 ईयर। तो इस टाइप का जो ये पीरियड टाइम होता है, इसको कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात नहीं की है, या फिर कोई एक पर्टिकुलर ईयर नहीं दिया है। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का नहीं बल्कि फॉर का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई ईयर दिया होता यानी पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता तो हम सिंस का यूज़ यहाँ पर करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका यूज़ करते हैं, हम फॉर का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर सिंस की जगह हमें इंप्रूव करना होगा, इंप्रूवमेंट करना होगा फॉर का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये रहा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, वीक, रोबस्ट, डेलिकेट या फिर ब्रिटल। तो फ्रेजाइल का मतलब होता है जो चीज़ आसानी से टूट जाए, या फिर वीक, बहुत वीक हो, या इजीली ब्रोकन, इजीली टूट जाए, ब्रोकन टूटने वाली हो। ठीक है, तो इसका एंटोनिम बताना है। वीक तो इसका सिनोनिम हो गया, डेलिकेट भी इसका क्या होता है, सिनोनिम होता है, और ब्रिटल, ब्रिटल भी जो मतलब आसानी से टूट जाए उसी को कहते हैं। रोबस्ट का मतलब क्या होता है, रोबस्ट जो चीज़ स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग या हेल्दी, हेल्दी के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एकदम सही एंटोनिम हो जाएगा फ्रेजाइल का। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम द मैनेजर डिसाइडेड टू कॉल इट अ डे। देखिए, इसको हम पहले भी एक प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं, तो हमें इस अंडरलाइन ईडियम का मीनिंग बताना है। आफ्टर द मीटिंग लास्टेड फॉर 6 आवर, मैनेजर ने डिसाइड किया कॉल इट अ डे। आफ्टर द मीटिंग, जब मीटिंग 6 घंटे तक चलने के बाद मैनेजर ने अब कॉल इट अ डे कर दिया। तो यहाँ पर देखिए हम समझ भी सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, कि उसने मीटिंग को कहीं ना कहीं स्टॉप करने के लिए कहा होगा। तो टू स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, ये होता है आपका कॉल इट अ डे। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर क्या है वो आपको यहाँ पर बतानी है। नीदर द टीचर नॉट द स्टूडेंट्स वाज अवेयर ऑफ चेंज इन द एग्जामिनेशन शेड्यूल। तो यहाँ पर हमने क्या बताया था आपको, जब भी नीदर नॉर या ईदर और या नॉर आएगा, तो हमारा जो वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू क्लोजेस्ट सब्जेक्ट आएगा। अगर आपका जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो वर्ब आपका प्लूरल आएगा, अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब आपका प्लूरल सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पर द स्टूडेंट्स की बात हो रही है, ये इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा, वाज नहीं होगा, वाज आपका गलत है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका मिस्टेक है, वर अवेयर ऑफ सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से इंग्लिश के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं हिंदी भाषा वाले सेक्शन पर, जिसके आपको 10 क्वेश्चंस करने हैं। पहला प्रश्न है, क्षमा करने वाला व्यक्ति उदार हृदय का होता है। तो जो रेखांकित वाक्यांश है उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है, क्षमाशील है, क्षमा प्रार्थी है, अक्षम्य है, या फिर क्षमायाचक है। तो जो क्षमा करने वाला व्यक्ति होता है उसको क्षमाशील कहते हैं। पहला आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्षमा प्रार्थी किसे कहते हैं, जो क्षमा प्रार्थी कहते हैं जो क्षमा मांगने वाला है, क्षमा मांग रहा है। ठीक है, अक्षम्य क्या हो जाएगा, जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता, जिसे माफ नहीं किया जा सकता। ठीक है, नहीं किया जा सकता। और क्षमा याचक कौन है, क्षमा याचक होता है क्षमा की भीख मांगने वाला, जो तुमसे माफी की भीख मांग रहा हो उसको क्षमा याचक कहते हैं। तो क्षमा करने वाले व्यक्ति के लिए क्षमाशील बिल्कुल सही होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। निम्नलिखित वाक्य को कारक द्वारा पूर्ण करना है। तुम घर में पुस्तकालय जाते समय नहीं होगा, घर से पुस्तकालय जाते समय कविता से मिलते जाना, बिल्कुल सही आपका सेकंड वाला ही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है, चोरी का माल मोरी में लोकोक्ति का अर्थ क्या है। बुरे ढंग से कमाए माल में संपन्नता नहीं आती है, बुरे ढंग से कमाए माल जो है वो बुरे कार्यों पर ही खर्च हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चोरी का माल मोरी में जाता है, ये बड़े बूढ़े कहा करते थे। चोरी का माल ठीक से छुपाना पड़ता है, ये भी गलत है, और ये भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और रिक्त स्थान की पूर्ति संख्यावाचक विशेषण के माध्यम से करनी है। किससे, संख्यावाचक विशेषण के माध्यम से। तो राम ने 3 आम खाए, पके आम खाए, बड़े आम खाए, छोटे आम खाए। तो ये सारे के सारे क्या है, ये गुणवाचक विशेषण है। हमें संख्यावाचक विशेषण है जो कि आपका 3 है, तो 3 आम खाए, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। सार्थक का पिता बहुत दयालु व्यक्ति हैं, वे हमेशा गरीबों की मदद करते हैं। वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन करना है। मदद करते हैं सही है, वे हमेशा गरीबों की सही है। सार्थक का पिता जो है ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेकन दिया हुआ है, सार्थक के पिता आएगा। ठीक है, सार्थक के पिता जो है वो बड़े दयालु व्यक्ति हैं, और
वो हमेशा गरीबों की मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 पर चलिए। यहाँ पर गद्यांश दिया है और उसके आधार पर 5 प्रश्न हैं जो आपको करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पाँचों प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। गद्यांश में प्रयुक्त काया का पर्यायवाची क्या होगा? ठीक है, काया कहते हैं शरीर को, और शरीर का एक पर्यायवाची आपका वपु भी होता है। ठीक है, वपु भी होता है, तो यही इसका आंसर होगा। लेकिन हम पहले यहाँ पर प्रश्न पढ़ते हैं। व्यक्ति विधाता को दोषी कब ठहराता है? ठीक है, ये हम देखेंगे जब पैराग्राफ को पढ़ेंगे। उसके बाद है गद्यांश में अंतर्यामी किसे कहा है? उसके बाद है आपका गद्यांश में प्रयुक्त कम का विलोम क्या होगा? तो कम का तो ज़्यादा ही हो जाएगा। जिसे देखकर हम अपने जीवन की रिक्तता बहुत कम लगने लगती है। तो रिक्तता शब्द से क्या तात्पर्य है, ये हमें पैसेज में पढ़ के पता चलेगा। तो पैसेज को देखते हैं क्या है। दिए गए गद्यांश के आधार पर कभी कभी विधाता हमें ऐसे व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत कम लगने लगती है। यानी कि तो यहाँ से देखिए एक चीज़ समझ में आ रही है, अपने जीवन की रिक्तता का मतलब है कि अपने अंदर अगर कोई कमी है, जैसे मान लीजिए किसी का एक हाथ खराब है और उसने किसी ऐसे व्यक्ति से देख लिया जिसके दोनों हाथ खराब है, तो उसे अपनी रिक्तता कम लगने लगेगी। हमें तब लगता है कि भले ही अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण ही दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न कर हमें उसे वंचित तो नहीं किया। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका अंतर्यामी किसको कहा गया है? विधाता को, विधाता यानी कि भगवान को कहा गया है। ठीक है, फिर हमसे कौन ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में, ये क्षण नहीं है क्षणों है, में विधाता को दोषी नहीं ठहराता है। ठीक है, तो कठिन क्षणों में विधाता को दोषी ठहराता है, ये भी क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा। मैंने अभी पिछले महीने ही ऐसी एक अभिशप्त काया देखी है जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु वह नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोस कर नहीं। ठीक है, तो काया का पर्यायवाची विभु हमने आपको बता दिया है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। विधाता व्यक्ति को दोषी कब ठहराता है? तो हमने पढ़ा था कि जीवन के कठिनतम क्षणों में विधाता को दोषी ठहराता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, गद्यांश में अंतर्यामी किसे कहा गया है? तो स्वयं को नहीं, समाज को नहीं, व्यक्ति को नहीं, विधाता को कहा गया है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। गद्यांश में प्रयुक्त कम का विलोम ज्यादा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 और आखिरी प्रश्न, जिसे देखकर हमें अपने जीवन की रिक्तता बहुत कम लगने लगती है, वाक्य में आए रिक्तता शब्द से क्या तात्पर्य है? कोई शारीरिक कमी, पैसों की कमी, पारिवारिक दुख या फिर सामाजिक सम्मान? तो ऑप्शन नंबर पहला जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से हिंदी के 10 प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट के टोटल 50 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि ये क्वेश्चन और ये प्रैक्टिस सेट आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपका कोई अगर सजेशन है तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। आपके सजेशंस का वेलकम है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।